हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमावत आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म साइंस विद लोकेश कुमावत पर स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको विदित है, हम यहां पर अपने आने वाली एग्जाम रीट के लिए साइंस को कवर कर रहे हैं। रीट के लिए साइंस में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है कोशिका, वो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पिछली एग्जाम्स में यदि देखा जाए तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो निश्चित ही आते हैं। तो इसके लिए हमको इस टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना के बारे में हमने जाना था कि कोशिका के 3 मूलभूत अंग हैं: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हमने कोशिका कला पढ़ लिया था। हम कोशिका द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका द्रव्य में अपने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सब उसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अपन बात करें गोल्जी काय की। गोल्जी काय अपन पढ़ेंगे आगे। इसके बाद अपन बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। अब मैंने कल आपको बताया था कि सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जिस कोशिका में होता है, यदि इसकी झिल्ली फट जाए तो यह उसी कोशिका का पाचन कर देता है जिसमें यह खुद उपस्थित होता है, यानी कि खुद की हत्या कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोला जाता है। अब अपन ने कल बात की थी, एक इंपॉर्टेंट था कोशिकांग अपना राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है कोशिका के अंदर, और उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। और बात करें तो अपन राइबोसोम जो है वो आरआरएनए से मिलकर के बने होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी रिक्तिका की। तो रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिका में एक अहम योगदान देती है, क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है। साइज में बड़ी होने का उसमें मतलब यह है कि उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इसमें पादप कोशिका के अंदर, वो सारे किसमें इकट्ठे हो जाते हैं? रिक्तिका में जाके। और जो जल होता है, जल भी किसमें इकट्ठा होता है? रिक्तिका के अंदर। क्योंकि पादपों के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पादप कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। अब आज अपन बात करेंगे लवक के बारे में। लवक क्या होते हैं जानते हैं, चलो। तो लवक की खोज की थी हैकल ने। एक हैकल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लवक की खोज की थी। यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक जो होता है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है। अब हम बात करें लवक के प्रकार के। तो लवक के 3 प्रकार होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब यदि अपन बात करें हरित लवक, तो इसकी उपस्थिति के कारण, हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो कलर है वो कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। और वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण हरे रंग के अलावा जितने भी रंग पेड़ में अपने को दिखाई देते हैं, वो सब किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण। ठीक है, अगली बात करें अपन अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक का काम होता है खाद्य संग्रहण का, खाद्य संग्रहण का। इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं अपन। तो वर्णी लवक होता है हरे रंग के अलावा अन्य किसी रंग के लिए उत्तरदायी होता है ये। जैसे कि टमाटर की बात करें अपन, तो टमाटर लाल रंग का होता है, तो उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोप्रीन के कारण। गाजर की बात करें तो गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण।
इसके अलावा अपन बात करें हल्दी की, तो हल्दी का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक नाम से ही पता चल रहा है अपने को क्या है, ये रंगहीन लवक है। जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पे ये वर्णक पाया जाता है। जैसे कि पेड़ की जो मूल होती है यानी कि जड़, रूट्स, रूट्स में ये वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या है? खाद्य संग्रहण। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक जो है उसका उपस्थिति होने से पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। एक बार इसको समझ लेते हैं अपन। ये मान लीजिए कोई भी पत्ती है, ठीक है, ये कोई भी पत्ती है, अच्छे से बना लेते हैं पत्ती को। तो ये कोई भी पत्ती है अपनी, ये इसमें क्या है, इस तरह की पत्ती होती है। ठीक है, तो इस पत्ती के ऊपर क्या होता है अपना, ये हरित लवक होता है। जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है पत्ती के ऊपर, तो हरित लवक क्या है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, उत्तेजित होने के बाद पत्ती में रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं जिनके द्वारा ये CO2 इसके अंदर प्रवेश कर जाती है पत्ती के अंदर। ठीक है, जड़ से इसको जल प्राप्त होता है, इधर से इसको जल मिल जाता है। ठीक है, अब ये CO2, जल और पर्णहरित, ये तीनों क्रिया करके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरह इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इसलिए पत्तियों को क्या बोला जाता है, पादप का रसोई घर भी बोला जाता है। हरित लवक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कितनी झिल्लियां होती हैं इसमें? दो झिल्लियां होती हैं। हरित लवक में दो झिल्लियां होती हैं। उसके बाद अपन बात करें अंत झिल्ली जो होती है इसकी, अंत झिल्ली से घिरा हुआ भाग कहलाता है इसका स्ट्रोमा। अंत झिल्ली से घिरा भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, स्ट्रोमा, यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रोमा और एक थाइलेकोइड। स्ट्रोमा के अंदर एक जटिल संरचना होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। एक बार इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अपन। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, देखो ये अपना हरित लवक। अब इसके अंदर बात करें तो ये क्या है, ये अंदर वाला भाग है, तो ये क्या है इसका? स्ट्रोमा है। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर ये एक जटिल संरचना है ना, ये पूरी संरचना क्या बोलेंगे इसको? इस पूरी संरचना को अपन बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, और दो जो थाइलेकोइड होते हैं, उन दो थाइलेकोइडों को जोड़ने वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं अपन इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम। ठीक है, ये एक थाइलेकोइड है। ठीक है, और ये थाइलेकोइड, इन दोनों के बीच में क्या होती है? इंटरग्रेनम, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो क्या करती है? इंटरग्रेनम। अब इनके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो थाइलेकोइड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो तस्तिलनुमा थाइलेकोइड जो सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये एक पूरा चट्टा मिलकर क्या बनाता है? ग्रेना। तो ये अपने ग्रेना है। और दो ग्रेना की जोड़ने वाली थाइलेकोइड जो होगी वो क्या कहलाएगी? इंटरग्रेनम। यानी कि दो ग्रेना जो है, ये दो ग्रेना है। ठीक है, एक ग्रेना और है ऐसे। तो इन दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम, शायद मैंने अभी बोल दिया था थाइलेकोइड को जोड़ने वाली, लेकिन वो गलत है, दो ग्रेना को जोड़ने वाली। ठीक है, तो दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम। इस प्रकार की ग्रेना होती है, ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है? ग्रेना कहलाती है। अब इन दोनों ग्रेना को जो जोड़ेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरग्रेनम। यहां से अपन बात करते हैं तो थाइलेकोइड की झिल्ली व स्ट्रोमा में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पे होती है? स्ट्रोमा में। यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है स्ट्रोमा में। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है? स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में DNA व राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है,
अपने राइबोसोम 4 जगह पाए जाते हैं। एक तो राइबोसोम पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में, स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में, और दूसरे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एक पाए जाते हैं रफ ईआर पर यानी खुरदरी इंतःप्रदिवी जालिका पर, और चौथे अपने पाए जाते हैं ये हरित लवक पर। ठीक है, तो राइबोसोम अपने को ध्यान रखने की 4 जगह पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा रफ ईआर पर और हरित लवक पर पाए जाते हैं। अब यहां से अपन आगे बात करें तो ये स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया अभी। उसके बाद अपन बात करते हैं गोल्जी कॉय की। तो गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, यानी कि यह केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसके पास में इस तरह से नली बनी होती है, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गोल्जिकाय। गोल्जिकाय, गोल्जिकाय में 3 संरचनाएं होती हैं, आशय, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं। ये चीज अपने को ध्यान रखने की, गोल्जिकाय में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो आशय, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं। इसके अलावा अपन बात करें तो यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन, पैक्टिन के संश्लेषण व स्रवण का कार्य करता है। ठीक है, इसको यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। अब यातायात प्रबंधक इसको क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो कि कोई भी अंग है अपना शरीर का, वो बहुत ज्यादा काम में आ रहा है, और अपने शरीर में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो असंख्य कोशिकाएं जब होती हैं तो कोई भी अंग जैसे काम में आता है, अपना बहुत ज्यादा काम में आ रहा है, तो उसकी जो कोशिका है उसमें ऊर्जा की कमी होने लग जाती है। तो ये कोशिकाएं जो है एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे इसके पास ऊर्जा की कमी हुई तो ये इससे ऊर्जा इसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जहां की ऊर्जा काम में नहीं आ रही होती है वो इधर ट्रांसफर हो जाती है। ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये काम करता है अपना गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि गोल्जी कॉय को क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक बोला जाता है। अब आगे अपन बात करें तारक काय की। तो तारक काय क्या है? सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी? तो तारक काय की खोज किसी बॉन ब्रेंडेन ने। यह मुख्यतः जंतु कोशिका में केंद्रक के पास तारे के समान की आकृति है। ठीक है, ध्यान रखने की चीज है, किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में, यानी कई बार पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, तो ज्यादातर इसकी संभावना कहाँ पे होती है? जंतु कोशिका में। संभावना क्या? जंतु कोशिका में तो हमेशा उपस्थित होता ही है। ठीक है, तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। ये देखो, ये है केंद्रक, ये क्या है अपना केंद्रक। इस केंद्रक के पास में ये जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं अपन? तारक का है। उसका ये तारक का है। ठीक है, इसमें 2 तारक केंद्र होते हैं, एक तारक केंद्र ये रहा, एक तारक केंद्र ये रहा। ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दिख रहा है ना, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तारक का जंतु कोशिका में विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, जो तरकु तंतु बनते हैं विभाजन के पश्चात वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं अपने तारक काय से। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण क्या कौन करता है? तारक काय। इसके बाद अपन बात करें तो यह सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें फ्लैजिला और सीलिया का आधार बिंदु होता है। यानी कि आधार बिंदु से मतलब या कि इसकी स्ट्रक्चर जो प्रारंभ होती है उसकी शुरुआत कौन करता है? तो उसकी शुरुआत करता है तारक काय। फ्लैजिला और ये पक्षाव क्या है? ये हैं इसके गमन अंग होते हैं। जैसे कोई जीव है वो रेंग कर चलता है तो उसके जो गमन अंग होते हैं ना, उनके आधार की बिंदु क्या होती है? वो होती है तारक काय। इसका प्रारंभ होता है तारक काय से। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं तो प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आगे हम बात करें अंतःप्रदवी जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पोर्टर ने। केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका। इस तरह से ये कोई केंद्रक है, ये है अपनी कोशिका। ठीक है, तो इस तरह से ये नली के रूप में पड़ी रहती है। ठीक है, इस तरह से तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका। एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी झिल्ली होती है? एक झिल्ली होती है। यह कोशिका के अंत झिल्ली का तंत्र बनाती है, अतः कोशिका का
कंकाल कहलाती है। यानी कि ये कोशिका के अंदर एक तंत्र की तरह संरचना बना देती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल बोला जाता है। ये किससे निर्मित होती है, लाइपोप्रोटीन से। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि अंतःद्रव्य जालिका जो है वो किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। आगे अपन बात करें तो यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ कौन बनाती है, अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका कोशिका विभाजन में अंतर्द्रवी जालिका से केंद्रक कला बनती है। तारक काय से क्या बन रहा था, तारक काय से बन रही थी शुक्राणु की पूंछ, शुक्राणु की पूंछ बन रही थी। और दूसरी चीज क्या बन रही थी उससे, सूक्ष्म जीवों के गमन अंग बनते हैं। और एक चीज बनती है उससे, तरकु तंतु। ठीक है, और अंतर्द्रवी जालिका से क्या बन रही है, केंद्रक कला। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एकल झिल्ली युक्त होती है संरचना। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पे जो दाने से उपस्थित हैं ये क्या है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, इन्हीं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये होती है खुरदुरी। ठीक है, तो ये है खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका और ये है अपनी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इस पे नहीं है ना राइबोसोम, इसको बोलते हैं अपन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। आगे देखें तो ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और खुरदुरी। चिकनी, इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह चिकनी होती है एवं वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती है। किस किस का संश्लेषण करती है, वसा का और लिपिड का। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है उस पर किसका संश्लेषण होता है, तो वसा का और लिपिड का। आगे बात करें अपन खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका, तो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको, जो बिंदु बिंदु से दिख रही थी वो क्या थी, राइबोसोम। तो राइबोसोम उपस्थित होते हैं। एक चीज अपने को याद है कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। यानी कि जहां राइबोसोम होगा वहां पे प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा। इसलिए खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका का भी क्या कार्य हो गया, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो में। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू।